हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को और आगे एक्सटेंड करेंगे। यह क्लासेस जो है बिजनेस स्टडीज के लिए यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो जिनको 2022 में एग्जाम देना है, वो चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए यह क्लासेस जो है आज का क्लासेस जो है काफी यूजफुल होने वाला है। वैसे स्टूडेंट जो सीएस सीएमएस सीएस फाउंडेशन कर रहे हैं, वो सभी के लिए भी यह क्लासेस कहीं ना कहीं कुछ हद तक एडवांटेजेस दे करके ही जाएंगे। आई बात समझे? अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो है एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डीवी कॉमर्स क्लासेस के नाम से अवेलेबल है। इससे आपको क्या होगा, कुछ नॉमिनल चार्जेस और नॉमिनल एडमिशन का प्रोसेस को फुलफिल करके आप हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यह हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या फिर जो भी एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में उनको जो है फैकल्टीज अच्छा नहीं मिल पा रहे हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स, अगर आप जो फैकल्टीज की वजह से आप अपना प्रॉब्लम पढ़ाई में इशू समझ रहे हैं, पढ़ाई को इशू समझते हैं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो है हमने एक प्लेलिस्ट वैसे स्टूडेंट्स के हमने एक एंड्रॉइड ऐप क्रिएट कर रखा है। इससे क्या होगा, हम आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक का 100% सक्सेस रेट रहा है। या वो चाहे झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स जो है अभी तक हमारे यहाँ से 100% सक्सेस रेट लेकर के आए। 100% सक्सेस रेट बोलने का मतलब कि सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीजन रैंक ही प्रोवाइड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एफर्ट्स और अपने बच्चे, हमारे होनहार बच्चों की मेहनत की वजह से ऐसा हो पाया है। और अगर आप भी जो है हमारे यहाँ ऐसा अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप डीवी कॉमर्स क्लासेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट जो है वो आपको मिलते रहेंगे और टाइम टू टाइम आप हमसे लिंक्ड रहेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का क्लास अटेंड करते समय किसी भी तरह का कोई इशू होता है तो आप लाइव चैट्स के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर आप अगर बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमने पूरा प्रयास यह किया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए। तो चलिए हम अपने स्क्रीन को इसको छोटा करते हुए हम आपको ले चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स की तरफ, जहां पर हमने कुछ मेहनत की, अपने मेहनत की बदौलत हमने कुछ स्लाइड्स क्रिएट कर रखे हैं और वहां से हम लोग हेल्प लेकर के पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये हम आ गए अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की तरफ। इसमें सबसे पहले हम आपको जो है वेलकम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको क्या कर रहे हैं, वेलकम करेंगे। यानी कि अगर बोलने का मतलब तो वेलकम टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आई बात समझ में? वेलकम। बीएसटी की दुनिया में आपका स्वागत है। बीएसटी, ठीक है, बीएसटी एक ऐसा दुनिया है जहां पर आपको जो है बहुत सारे चीज पढ़ने को मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे जानकारी मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है हम बिजनेस स्टडी में देखते हैं पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने, ये हो गया हमारा प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, और ये हो गया हमारा करेंट क्लासेस, यानी कि आज का क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, करेंट क्लासेस। देखिएगा, अगर प्रीवियस क्लासेस की अगर बात करिएगा तो सबसे पहले हम लोगों ने जो था सिग्निफिकेंस देखा था। क्या देखा था? सिग्निफिकेंस देखे थे। इसके बाद अगर आगे बात करिएगा उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में देखे थे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में देखा था इनका प्रिंसिपल क्या थे। ठीक है, इनका प्रिंसिपल्स क्या थे, यानी कि बोलने का मतलब कि 3 पॉइंट्स जो थे हम लोग पिछला क्लास में देखे थे। और इस क्लास में हम लोग जो है आज का क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आज का क्लास में नंबर 1 हम देखने वाले हैं फंक्शन फॉरमैनशिप क्या होता है। ठीक है, फंक्शन फॉरमैनशिप ये क्या होता है। इसके बाद फंक्शन फॉरमैनशिप के बाद फिर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या होते हैं। थर्ड पॉइंट में फिर हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्या देखेंगे? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क देखेंगे। आपके बुक में अगर एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चलिएगा तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क दोनों एक साथ लिंक किए गए हैं।
इसके बाद फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे तो वर्क स्टडी देखेंगे, यानी कि काम को कैसे किया जाता है। ठीक है, वर्क स्टडी में कई टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्क स्टडी। ठीक है, ये 4 स्टडीज क्या है, 4 टाइप्स ऑफ वर्क स्टडी क्या है, ये सभी को भी हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में आज का क्लास में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, अलग अलग तरह का पीस वेजेस सिस्टम क्या होता है, डिफरेंशिएट पीस वेजेस सिस्टम। आई बात समझ में, यानी कि इतना क्लासेस, यानी कि बोलने का मतलब कि आज हम लोग जो है 5 लेक्चर्स जो है आज के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हम आगे चलते हैं अपना प्रेजेंटेशन की तरफ। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. उससे पहले इसे क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल फॉर्मैनशिप, यह क्या होता है। फंक्शन फॉर्मैनशिप, आई बात समझ में, फंक्शन फॉर्मैनशिप क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में, देखिएगा, अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो बहुत ही आसान है, और अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो उस केस में आपको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ जाएंगे। आई बात समझ में, तो चलिए फंक्शन फॉर्मैनशिप को स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं ये देखिएगा। ऐसे हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला, एफ.डब्ल्यू. टेलर का पिछला क्लास में आप लोगों ने क्या देख लिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर्स का प्रिंसिपल देख लिए थे। ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर्स ने कितने मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिए थे, तो 4 मैनेजमेंट का उन्होंने प्रिंसिपल दिया था। आई बात समझ में। ग्राउंड लेवल पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स दिए थे, है ना। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ इन्होंने और भी कुछ बातें बोला था। एज ए मैनेजर, अगर आप फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है, अगर आप फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, तो अगर आप RELATED, सॉरी ये स्पेलिंग जो है, फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री रिलेटेड, अगर आप फैक्ट्री से रिलेटेड हैं तो आपको कौन कौन से बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री से ऐसा फैक्ट्री रिलेटेड है, यानी कि बोलने का मतलब फैक्ट्री रिलेटेड करने का मतलब कि अगर फैक्ट्री में आप मैनेजर का काम संभाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैनेजर का अगर आप फैक्ट्री में रह करके काम संभाल रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह NCERT से कैप्चर किए गए हैं। तो देखिए, एज ए मैनेजर हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला था। एज ए मैनेजर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा था कि भैया आपको कम से कम 8 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितने लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 8 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब ये 8 लोग जो होंगे ना, ये भी 2-2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। ये 8 लोग भी जो हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि एक हिस्सा में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, और दूसरे हिस्सा में कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री के डेवलपमेंट का, ठीक है, तो फैक्ट्री मैनेजर्स को क्या चाहिए कि वो जो है लोगों को कितने हिस्सा में डिवाइड कर देंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, नंबर 1 और नंबर 2, यही 2 में डिवाइड कर देना है। नंबर 1 आपका हो जाएगा प्लानिंग इंचार्ज, आई बात समझ में, और नंबर 2 हो जाएगा आपका प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का बोलने का मतलब कि आपका फैक्ट्री में जितने भी काम होंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी प्लानिंग का काम होगा वह कौन संभालेगा, आपका प्लानिंग इंचार्ज संभालेगा। जबकि अगर आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सभी कामों को कौन संभालेगा, आपका प्रोडक्शन इंचार्ज संभालेगा। ये प्लानिंग इंचार्ज में भी कितने लोग होंगे, अभी हमने बताया ना कि टोटल कितने लोग होना चाहिए, 8 लोग होना चाहिए, जिसमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि एक कैटेगरी में आपको कितना मिलेंगे, 4, यानी कि प्लानिंग इंचार्ज में आपको कितने मेंबर्स होंगे, 4 लोग होंगे। कौन कौन होंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और चौथा जो होंगे डिस्प्लेरियन होंगे। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में, तो प्रोडक्शन इंचार्ज में भी हमारे 4 लोग होंगे। कौन कौन होंगे, स्पीड बॉस होंगे, गैंग बॉस होंगे, रिपेयर बॉस होंगे, और एक इंस्पेक्टर होंगे। आई बात समझ में। यानी कि ये टोटल अगर हम बात करें तो ये जो टोटल 8 लोग हैं, ये 8 लोग मिल करके क्या करेंगे,
वर्कमैन से काम करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यही 8 लोग मिलकर के वर्कमैन से काम करवाएंगे, यानी कि आपका जो वर्कमैन होगा वो काम करेगा यही 8 लोगों की अंडर में रह करके। ये 8 लोग भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, एक हिस्से में 4 लोग होंगे, दूसरे हिस्से में 4 लोग होंगे। यह बात कौन बोला है? आपका FW टेलर कहा गया है। तो प्लानिंग इंचार्ज में देखते हैं तो अगर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या होता है? ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है? तो देखिएगा, सिंपली है, कहता है कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, जो आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है एक बेसिकली क्लर्क होते हैं, साधारण बोले तो वह एक क्लर्क होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने एडवाइस दिया था हमारा FW टेलर ने कि आपको एक क्लर्क रखना है। वो क्लर्क क्या करेगा? उसका काम सिर्फ जो है इंस्ट्रक्शन देना काम होगा। क्या काम होगा? उसका काम होगा सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, सिर्फ आदेश देना जो है, वही उसका निर्देश देना, वही जो है उसका काम होगा। किसका काम होगा? आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। यानी कि हु विल बी द इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क? तो ये क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो होंगे एक नॉर्मल से पर्सन होंगे, एक क्लर्क होंगे, बेसिकली क्लर्क हम कर सकते हैं, जो क्या करते हैं आपको किसी भी तरह का काम को करने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे, आदेश देंगे। आई बात समझ में? अब देखते हैं आगे रूट क्लर्क। तो रूट क्लर्क जो होते हैं वो भी आपका सिंपल ही एक क्लर्क होते हैं। देखिए, आपका जो है गुड्स जो है वो आएगा कहीं से कहीं, आपका गुड्स जो है वो कहीं से कहीं तो आएगा ना कहीं से आएगा। तो इस केस में आपका रूट क्लर्क, रूट का मतलब आप लोग को मालूम है, ROUTE, रूट। रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता। यानी कि रास्ता में आते समय, ठीक है, आपका जो गुड्स है वह रास्ता में आते रहेंगे ना, तो रास्ता में आते समय जो है जितने भी तरह तरह के समस्याएं होते हैं, जैसे टोल टैक्स देना होता है या तरह तरह के टैक्सेस देना होता है, तरह तरह के रास्ता में इश्यूज हो जाते हैं, तो उसको लेकर के उसको देखेंगे कौन? आपका रूट क्लर्क देखेंगे। आई बात समझ में? रूट क्लर्क का काम क्या हो जाएगा? रूट क्लर्क का काम हो जाएगा रास्ता, पूरे रास्ता भर में जितने भी काम हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी रास्ता में जो भी इवेंट्स होंगे, वो चाहे प्रॉब्लम्स हो या फिर किसी भी तरह का अपॉर्चुनिटीज हो, सभी को देख रेख करने का काम कौन करेगा? आपका रूट क्लर्क काम करेगा। आई बात समझ में? तीसरा लोग जो होंगे वो कौन होंगे? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यह जो है टाइम के बारे में बताएंगे, यानी कि कौन सा काम को कितने समय के अंदर करना है। आई बात समझ में? कौन से काम को कितने समय के अंदर करना है यह कौन बताएगा? आपका टाइम क्लर्क बताएंगे। ठीक है, टाइम एंड आपका ये जो देख रहे हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। कॉस्ट के साथ बोलने का मतलब, ये जो कॉस्ट आप देख रहे हैं, कॉस्ट बोलने का मतलब कि लागत। कोई भी काम को करने में खर्च होते हैं ना, कोई भी काम को करने में खर्च होते हैं, तो उस खर्च कितना खर्च किया जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि आपका अगर हम बात करें तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या हो जाएगा कि आपका जो है कोई भी जो काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, तो वो कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए और उसमें कितने का कॉस्ट आना चाहिए। आई बात समझ में? कितने समय के अंदर में हो जाना चाहिए और कितना कॉस्ट, कितना टाइम के अंदर हो जाना चाहिए और कितने कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ये सब का देखरेख करने का काम किसका हो जाएगा? यह सब देखने का काम जो है आपका, ये क्या बोलते हैं, आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क के हो जाएंगे। आई बात समझ में? फिर चौथा पॉइंट जो होता है वह डिस्प्लेरेरियन होते हैं। ठीक है, डिस्प्लेरेरियन जो होते हैं यह सिंपली आपको कुछ भी नहीं करते हैं, यह जो है सभी को, यानी कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये तीनों लोगों को, ठीक है ना, तीनों टाइप्स पर क्या करते हैं, ऐसे डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन, अनुशासन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो ये सभी पर क्या करेंगे? अनुशासन का काम संभालेंगे। यानी कि हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति डिसिप्लिन में है या नहीं है, यह सब देख रेख करना किसका काम हो जाएगा? यह सब देख रेख करना जो है आपका ये डिसिप्लिनेरियन जो होते हैं इनका हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब सिमिलरली हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो अब ये हो गया हमारा प्लानिंग इंचार्ज की बात। अब हम लोग देखते हैं ये प्रोडक्शन इंचार्ज, ये जो आप देख रहे हैं प्रोडक्शन इंचार्ज जो देख रहे हैं इसमें, तो इस प्रोडक्शन इंचार्ज की अगर आप बात करिएगा तो प्रोडक्शन इंचार्ज में भी आपके कितने लोग हैं? 4 तरह के लोग हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल्स, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और एक इंस्पेक्टर होते हैं। आई बात समझ में?
तो इन लोगों का काम क्या होता है वो हम देख लेते हैं। कहता है कि आपको जो स्पीड, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी काम को सही समय पर होने में मदद करते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो है वह सही समय पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ऊपर यह मदद करते हैं। स्पीड बॉस काम को कितने तेजी से करना है भाई, वो देख रहे करते हैं। गैंग बॉस आपका जो है काम करने का औजार जो होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उस इक्विपमेंट्स का देख रेख करेंगे कि जो इक्विपमेंट्स को जहां पर लाया गया था वहां पर ये रखे गए हैं कि नहीं रखे गए। ठीक है ना, यानी कि देखिएगा हर फॉर्म में आप काम करेंगे तो आपको जो है इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होता है कि नहीं। काम को अपना पूरा करने के लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, तो इक्विपमेंट्स जो है आपको सड़क पर तो फेंके हुए नहीं रहते हैं ना, ये आपके घर में रहते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पर भी ये इक्विपमेंट्स रखे गए हैं तो क्या उस जगह से इस इक्विपमेंट को लाया गया है, और यूज करने के बाद क्या आपने बचपन की तरह, बच्चा में जब आप लोग खेलते थे तो क्या करते थे, जहाँ भी खिलौना रहता था वहाँ पर हम सीधा थ्रो कर देते थे, ये कर देते ना, खेल लेते थे उसके बाद फेंक देते थे। तो ये गैंग वॉश का काम वही होगा कि देखना कि क्या उस इक्विपमेंट्स को जहाँ से लाया गया था वहाँ रखता है कि नहीं रखता। आई बात समझ में। रिपेयर बॉस तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह जो है रिपेयरिंग का काम करता है। बोलने का मतलब कि यह रिपेयरिंग का काम करता है, कहने का मतलब क्या हो जाएंगे, आपका इक्विपमेंट जो है यूज हो रहे हैं ना फर्म में, ये फर्म में आप अगर चला रहे हैं तो फर्म में इक्विपमेंट्स अगर आप यूज चलाइएगा तो ऑब्वियसली आप बोलिएगा कि इक्विपमेंट्स जो है उसका यूज होने लगेंगे। जब यह यूज होगा तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा खिया जाएगा, यानी कि मैं भी हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम्स आने का चांसेस हो, खराब हो जाए। तो खराब हो जाएगा तो क्या हम उसको फेंक देंगे। आप लोग भले हो सकते हैं कुछ बच्चे ऐसे कि जो अमीर घरों से आते हैं ना, स्पेशली ये सब विद्यार्थी सीबीएसई वाले विद्यार्थी जो होते हैं, ये अमीर घराना के होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अगर कोई सामान टूट फूट गया तो सीधा भैया चलो उसको हम फेंक देते हैं। आई बात समझ में। लेकिन बिहार बोर्ड वाले जो होते हैं, बीएसईबी बोर्ड वाले होते हैं, या यूपी बोर्ड वाले होते हैं, या फिर झारखंड बोर्ड वाले होते हैं, ये सब बोर्ड स्टूडेंट है, इन लोगों को जो है इसी चीज़ से, यही इक्विपमेंट से बार बार यूज करना होता है। ठीक है ना, नया खरीदने का उतना बार पैसा नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, इसको जो है रिपेयर करवा देते हैं। आई बात समझ में, इसको क्या करवा देंगे, रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनका रिपेयर, तो रिपेयरिंग करता है। तो फर्म में भी अगर आप बात करिएगा तो कोई भी फर्म में इक्विपमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, उस इक्विपमेंट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाए इक्विपमेंट्स में, तो इक्विपमेंट्स का रिपेयर करवाना जो है, इक्विपमेंट का रिपेयर करवाना किसका काम होता है, रिपेयर बॉस का काम होता है। और लास्ट में एक होता है इंस्पेक्टर, जो कि आपका क्या करेगा, ये सभी क्या सही तीनों जो है, तीनों डिपार्टमेंट सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, यह देख रेख करना जो होता है वह किसका काम होता है, वह इंस्पेक्टर का काम होता है। आई बात समझ में। आज हो सकता है मैं भी आपको लग रहा हूँ कि हमारा बोलने का आवाज़ में कुछ डिफरेंट हो रहे होंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि आजकल रिसेंटली जो है कुछ समय से मेरा तबीयत जो है वह काफ़ी ख़राब चल रहा है। ठीक है ना, तो लेकिन उस केस में जो है, उस केस में भी हम लोग काम ये कर रहे हैं, क्योंकि वर्क इज वर्कशिप होता है। ठीक है, वर्क इज वर्कशिप होता है, काम करना ही जो होता है ना वह सबसे बड़ा धर्म होता है, और काम को रोकना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोगों तक हम ट्राई कर रहे हैं कि क्लासेस को कंप्लीट ऐसे टाइम पर हम लोग करवाते रहें। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारा जो होता है क्या होता है, फंक्शन फॉरमैनशिप। यानी कि फंक्शन फॉरमैनशिप की अगर बात करें तो फंक्शन फॉरमैनशिप में फैक्ट्री मैनेजर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फैक्ट्री मैनेजर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा में कितने लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। दूसरे हिस्सा में कितने लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं। आई बात समझ में। दूसरे हिस्सा में भी अगर आप बात करिएगा तो दूसरे हिस्सा में भी 4 लोग होते हैं। ठीक है, दूसरे हिस्सा में भी 4 लोग होते हैं। सॉरी, पेन, इसमें भी आपका जो है 4 लोग होते हैं। ये इसमें 4 लोग कौन कौन इन्वॉल्व हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हो जाएंगे, फिर आपका कौन हो जाएगा, रूट क्लर्क हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा, टाइम क्लर्क हो जाएगा, और चौथा कौन हो जाएगा, डिस्प्लिनेरियन हो जाएगा। अगर इसका 4 बात करते हैं तो इसमें कौन हो जाएगा, स्पीड बॉस हो जाएंगे, फिर आपका कौन हो जाएगा, गैंग बॉस हो जाएंगे, फिर कौन हो जाएंगे, रिपेयर बॉस हो जाएंगे, और फिर आपका एक इंस्पेक्टर। अगर ऑल ओवर बात करते हैं देखिएगा तो यहाँ से देखिएगा डिस्प्लिनेरियन, और यहाँ से अगर आप देखिएगा तो इंस्पेक्टर। ये दोनों का काम जो होता है, ये दोनों का अगर काम देखिएगा तो ये दोनों का काम आप बोलिएगा सर
ये जो है ये तीनों को कंट्रोल करता है। सिमिलरली इंस्पेक्टर जो होता है यह तीनों के ऊपर कंट्रोल करता है। हालांकि ये चारों को मिल करके, चारों लोग मिल करके, इधर से भी ये चारों लोग मिल करके ये किससे काम करवाते हैं? वर्कमैन से काम करवाते हैं। आई बात समझ में? एंड आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, इशू हेल्थ का लेकर के इशू है, जिसकी वजह से आप लोगों को मे बी आवाज़ में डिफरेंट लग रहा हो या पढ़ाने का तरीका डिफरेंट लग रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्ड, आप लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन जो शब्द सुन रहे हैं, इस शब्द को अगर आप ब्रेक करिएगा तो देखिएगा मिलेगा स्टैंडर्ड। आई बात समझ में? इस शब्द को अगर आप ब्रेक करिएगा तो क्या मिलता है आपको? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से आपको समझ में आता है क्या होता है स्टैंडर्ड बोलने का मतलब। अगर हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं तो इससे आप क्या समझते हैं? कोई भी काम होगा करने का एक अच्छा तरीका होगा, है ना, अच्छा तरीका। वही से बना हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड शब्द से ही बना हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की बात करें तो काम को अच्छे तरीका से करने के लिए। आई बात समझ में? काम को सही तरीका से कैसे किया जाए, देखिएगा इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करिएगा तो देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। क्या? स्टैंडर्डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। आई बात समझ में? यानी कि तरह तरह के फैक्टर्स को सेट करना एक प्रक्रिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट फॉर प्रोसेस। ठीक है, कोई भी काम को करने में प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को कैसे फुलफिल करना है। रॉ मटेरियल्स, कोई भी काम को करेंगे तो उसमें रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होंगे, कच्चा माल का रिक्वायरमेंट होंगे, तो उससे हम कैसे फुलफिल करेंगे, समय को कैसे बचाएंगे। तो ये हालांकि हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कर लेता है। प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, मेथड्स कौन से अपनाएंगे, कौन कौन से वर्किंग कंडीशंस होंगे, ये सभी के ऊपर हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। ठीक है ना, महान होना चाहिए। अगर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि इट यूजेस स्टैंडर्ड इक्विपमेंट। कोई भी काम को करने के लिए इक्विपमेंट जो होते हैं वह दो तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक आपका होगा लोकल इक्विपमेंट्स जो बार बार आपका जो है बार बार क्या करता है, धोखा देता है। ठीक है, बार बार आपका धोखा देता है। जबकि एक होते हैं आपका एक होते हैं आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जो आप शब्द देख रहे हैं स्टैंडर्ड, ये आपको कोई कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है ना, ये अगर शॉर्ट टर्म में बोले तो ये जो हो गए आपका परमानेंट औजार। ठीक है, यह जो है आपका परमानेंट औजार, और ये वाला लोकल औजार टेम्प्ररी, कब काम करेगा कब काम नहीं करेगा। जब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब बचपन में आप लोग देखे होंगे कि बचपन में पेंसिल को अगर छीलना होता था तो हम लोग शार्पनर का यूज करते थे कि नहीं करते थे। हम लोग जो है शार्पनर का यूज करते थे बचपन में। लेकिन शार्पनर अगर नहीं मिलता था तो क्या कर लेते थे, हम लोग ब्लेड लेते थे, उसी से छील लेते थे, अपना पेंसिल को बना लेते थे, नोक बना लेते थे, है ना। तो वो हो गया आपका लोकल वर्क। लेकिन स्टैंडर्ड वर्क आपको काम करने का कोई एक ही तरीका होगा, स्टैंडर्ड होगा। आई बात समझ में? तो वही कहता है, आगे बढ़ते हैं, मेथड्स होंगे, प्रोसेस होंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द आउटपुट। अगर हम कोई भी काम को स्टैंडर्डाइजेशंस के साथ करेंगे, आई बात समझ में? अगर किसी भी काम को हम स्टैंडर्डाइजेशंस के साथ करेंगे तो हमारा काम जो है वह क्या हो जाएंगे, हमारा काम को अगर स्टैंडर्डाइजेशंस के माध्यम से करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, के माध्यम से अगर हम कोई भी काम को करेंगे तो हमारा काम जो है वह क्या हो जाएगा, उसमें हमारा आउटपुट बेटर मिल जाएंगे। ठीक है, बस एक बात पर ध्यान देना है, कीपिंग इन द माइंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड। क्वालिटी पर आप ध्यान दीजिए। अगर क्वालिटी आप अच्छा सा ध्यान देते हैं तो आपका प्रॉफिट तो तय है। ठीक है, अगर आप क्वालिटी पर फोकस करिएगा, क्वालिटी पर, ठीक है, अगर आप क्वालिटी पर फोकस करिएगा ना तो आपका प्रॉफिट जो है वह तय है। प्रॉफिट अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता है।
इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द नॉर्म्स ऑफ साइज, ये भी डिसाइड करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने साइज के होंगे, कितने टाइप्स के होंगे, कितने उसके हाइट होंगे, यह सभी के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन प्राप्त करना जो होता है वह स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। आई बात समझ में? जब अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन करिएगा तो स्टैंडर्डाइजेशन करने से पहले कुछ बात पर ध्यान देना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग स्टैंडर्डाइजेशंस आर, आई बात समझ में? स्टैंडर्डाइजेशन अगर आप करिएगा तो कुछ मेन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पहला अगर नंबर 1 में अगर बात करते हैं, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ द सेम टाइप्स साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, ये जो है आपका ये जो पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 जो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। देखिए क्या होगा अगर मान के चलिए कि पार्ले जी बिस्किट, ठीक है, अगर आज जो है उसका साइज जो है थोड़ा सा इतना बड़ा बना है, कल इतना बड़ा बना, यानी कि वो पर डे अपना साइजेस में चेंज करे, ठीक है। वो क्या होगा अगर पर डे सपोज करिए कि आज वह पार्ले जी इतना छोटा बनाया, कल वह पार्ले जी इतना बड़ा बना दे, नेक्स्ट डे इतना बड़ा बनाए, फिर अगला दिन हो सकता है इतना छोटा बना दे, तो इससे क्या होगा, साइज भी वैरी करता है मार्केट में इन्वॉल्व रखने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ टाइप्स, उसका किस टाइप्स का बिस्किट है भाई, स्वीट्स होंगे, साल्टी होंगे, ये भी डिपेंड करता है। अगर बताइए अगर कोई पार्ले जी ऐसा हुआ जो ये पार्ले जी अगर आप खाएं तो इसमें आपको स्वीट यानी कि मीठा लगा, दूसरा पार्ले जी खाए इसमें आपको साल्टी मिला, इसमें आपको बटर मिला, तो ऐसा कैसे काम चलेगा भैया? कोई एक प्रोडक्ट तो आप बनाइए ना, एक तरह से तो बनाइए, इसलिए, ठीक है ना। और एक तरह का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह भी होने चाहिए, आई बात समझ में? एक तरह से उसका विशेषता होना चाहिए। कहने का मतलब विशेषता बोलने का मतलब इसमें आप जो जो इंग्रेडिएंट्स डालें, इसमें आप जो जो मटेरियल डालिएगा वही मटेरियल आप इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, यानी कि जितने भी तरह के आप जितने भी बिस्किट्स बनाएंगे, ठीक है ना, वो सभी में आपका जो है एक ही तरह का इंग्रेडिएंट्स डाले हुए होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट में, तो टू प्रोवाइड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। देखिए कहता है कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चर्स होते रहते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर्स वाले पार्ट में आपको इंटरचेंजेबिलिटी करना पड़ेगा। इंटरचेंजेबिलिटी बोलने का मतलब इंटरचेंज, यानी कि देखिए इंटर और चेंज करते रहना पड़ेगा आपको। बोलने का मतलब कि इधर उधर मिला जुला करके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स पर भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो कहता है कि टू सेट अप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपका जो गुड्स का क्वालिटी होंगे वह एकदम आपका जो है स्टैंडर्ड होंगे, गुड्स का जो भी क्वालिटी होंगे एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा कहता है नेक्स्ट पॉइंट में कि टू सेट अप स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स। एक बात पर भी ध्यान देना, काम फैक्ट्री का काम है भैया, आदमी का तो रिक्वायरमेंट्स होंगे ही, मशीन्स का तो रिक्वायरमेंट होंगे ही, ठीक है, मशीन्स का रिक्वायरमेंट भी तो होंगे, लेकिन आपको ये दोनों पर ध्यान देना, मैन पर भी ध्यान देना, मशीन पर भी ध्यान देना, यानी कि आपका जो मैन एंड मशीन बोथ शुड बी इन परफेक्ट कंडीशन। मैन एंड मशीन जो है वह दोनों आपका जो है वह परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये दोनों में मैन में भी किसी भी तरह का इशू होंगे, में भी हो सकता है मैन आदमी जो आपके कारीगर है उसे काम करने में एलर्जी, काम करने अच्छा से नहीं आता है, या तो फिर उसको कोई किसी भी तरह का इशू है, किसी भी तरह का बीमारी है जिसकी वजह से वो सही ढंग से काम जितना एफर्ट से करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, या फिर आप यह एज्यूम करिए कि आपका मशीन जो है बार बार धोखा दे रहा है, तो ये सभी केस में आपको क्या हो जाएगा, आपको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैन भी परफेक्ट मैन चाहिए और मशीन भी आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी जो है आपको कोई भी काम को करने में स्टैंडर्डाइजेशन मिलेंगे। आई बात समझ में? एंड आई होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा हाईलाइट। अब देखते हैं हम लोग, डू यू ऑल्सो वॉन्ट्स अ गुड कॉमर्स टीचर? डू यू वॉन्ट टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन, काम को सिंपल करना, सिंप्लीफिकेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है।
अगर सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो आपको नाम से नहीं पता चल रहा है, सिंपल यानी कि काम को सिंपल तरीके से करना क्या कहलाएगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहलाते हैं। आई बात समझ में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इंडिकेट्स वर्किंग ऑफ एनी वर्क से कोई भी काम को कर रहे हो जो सिंपल तरीके से होना चाहिए। देखिएगा क्या बोलता है, सिंप्लीफिकेशंस रेफर टू द एलिमिनेशंस ऑफ अनवांटेड वैरायटीज, ठीक है, साइजेस, प्रोडक्ट्स एंड डायमेंशंस। यानी कि सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं वह क्या होते हैं, आपका अनवांटेड वैरायटीज पे कंट्रोल करेंगे, अन साइजेस जो होंगे, ठीक है ना। अभी हमने बताया कि बिस्किट के, पार्ले जी बिस्किट के बारे में, कोई कभी इतना बड़ा बना रहा है, कभी इतना बड़ा बना रहा है, तो इस साइज को रिड्यूस करना, ठीक है ना। साइजेस पर भी ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट्स, क्वालिटी उसका कैसा, डायमेंशन, ठीक है ना, डायमेंशन, प्रोडक्ट का डायमेंशन, कितने मोटाई, कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, कितना, ये जो भी है ये सब के ऊपर आपको ध्यान देना है, ये सब कुछ सिंपल रखना है। इन अदर वर्ड अगर दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो कहता है कि सिंप्लीफिकेशन मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वाया मैन, मशीन एंड मटेरियल थ्रू अनइंटरप्टेड रन्स एंड फ्यूअर मशीन स्टॉपेज। यानी कि सिंप्लीफिकेशन की सीधा बात करें तो आपको कम खर्च में ज़्यादा लाभ देना वही काम होता है। आई बात समझ में, क्या कम खर्च में ज़्यादा लाभ देना सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहलाता है। इसमें आपको एक बात पर ध्यान देना, अगर आप सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो इसमें आपको एक बात पर ध्यान देना है कि आपका जो मैन थके नहीं, हारे नहीं, मशीन्स रुके नहीं, ठीक है ना, और आपका जो भी मटेरियल्स है यूज होंगे वो सब कम नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सभी के बीच में बाधा इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। या मशीन्स का बार बार स्टॉपेज होते हैं, चलते चलते गर्म होते हैं भाई, रुक जा देंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन प्रयास यह करें कि वह मशीन कम से कम रुके, ठीक है ना। और ये सब ही हमारा क्या कहलाता है, ये सब को इन दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं, ये सब सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क हो जाएंगे। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, कहता है कि इट एम्स एट डिस्कार्डिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। फालतू में बेकार में जो अननेसेसरी डाइवर्स हो रहे थे, दिमाग सबका भटक जा रहा था, काम फालतू में। सपोज दैट एक फैक्ट्री था, एक फैक्ट्री है, ठीक है, इसमें थ्रेड का नाम तो सुनने होंगे, धागा जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो धागा बनाने का कंपनी था। इसमें मैन्स का भी रिक्वायरमेंट थे, साथ ही साथ मशीन का भी रिक्वायरमेंट थे, साथ ही साथ मटेरियल्स का भी रिक्वायरमेंट थे। आई बात समझ में। अब मैन काम करते करते थक जाए, मान के चलिए मैन की बात अगर हम छोड़ देते हैं, मैन अच्छी तरह से काम करे, मशीन से बार बार धागा को सही ढंग से नहीं बना पा रहा है, आपका मटेरियल्स भी फुलफिल था, तो इस केस में क्या आप जो रिक्वायरमेंट्स आपका जो था, क्या उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर पाइएगा, नहीं फुलफिल कर पाइएगा। आई बात समझ में। तो ये अननेसेसरी डाइवर्सिटी हो जाएंगे, आपका मशीन्स की वजह से अननेसेसरी डाइवर्सिटी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मैन की बात करें तो आपने सपोज डैट 100 मैन रखा था, ठीक है, मैन रखा था, जिसमें अगर आप 100 मैन्स की अगर बात करें तो इसमें से 60 मैन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन 40 मैन ऐसे हैं जो कभी काम करते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी काम करते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं। तो इस केस में आपका काम जो है वह उस सिंपल तरीकों से नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो आपका समय का बर्बादी करें अननेसेसरी, ठीक है। तो ये सब पर भी आपको कम करना है। इट हेल्प्स, वही होता है स्टैंडर्डाइजेशन, क्या करता है, ये लेबर को, वो जो फालतू का काम हो रहा है, मशीन जो फालतू में होंगे, जो औजार अगर फालतू में होंगे, वो सब पर रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन लागू किया जाएगा। दस एम्प्लाइंग रिड्यूस्ड स्टॉक, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड इंक्रीज्ड सेल। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो है स्टॉक अगर कम हो जाएगा तो हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसीलिए सिंप्लीफिकेशंस अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, यूटिलाइजेशंस को फुलफिल कर पाएंगे, साथ ही साथ टूल्स या इक्विपमेंट्स जो है वो सभी को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, सेल तक बढ़ा सकते हैं जो रिक्वायरमेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा, नोकिया कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी have implemented standardization and simplification in their working, which can be evidenced from their large shares in the respective market। हम आपको बता दें कि स्टार्टिंग दौर में जो है आपको शुरुआती से ही आपको मालूम होंगे, ठीक है, नोकिया कंपनी जो था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था,
था कि नहीं था। खैर अब ये बात अलग है कि नोकिया का वैल्यू जो है धीरे धीरे मार्केट में कम होने लगा, ठीक है। पहले अगर आप बात करिएगा तो दो मोबाइल फ़ोन की केस में अगर हम चलते हैं तो नोकिया एंड सैमसंग जो थे वह बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। किसी के पास देख लीजिए तो या तो भैया उसके पास नोकिया होता था या तो सैमसंग का फ़ोन होता था, आई बात समझ में। लेकिन नोकिया का बात अगर करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट आप लोग को मालूम होंगे क्या होंगे, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो क्या करता है, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये लोग अपना फैक्ट्री में, अपना फर्म में इन लोगों ने सिंपली दो बात पर ध्यान दिया, ठीक है। कौन कौन से बात पर ध्यान दिया, दो बात पर ध्यान दिया। और वो दो बात क्या क्या थे, आपका स्टैंडर्डाइजेशन थे और दूसरा जो थे, पहला स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा जो थे वह आपका सिंप्लीफिकेशन थे। यही वजह कि सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से माइक्रोसॉफ्ट जो है अभी तक चरम सीमा पर है। और आप लोगों को मालूम होना ही चाहिए या मालूम होगा भी, मेरे अकॉर्डिंग से आपको मालूम होगा भी कि अभी तक पूरे ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की बात करें तो अगर कंप्यूटर का वर्ल्ड, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें लगभग 90% सॉफ्टवेयर जो है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही यूज होते हैं, आई बात समझ में। अब इन्होंने रिसेंटली एक नया विंडो भी लॉन्च किया है जो है विंडो 11, ठीक है। हालांकि अभी इसका बेटा वर्जन चल रहा है, लेकिन ये सभी की वजह से, ये सब तभी हो पाया है जब इन्होंने क्या किया, अपने कामों में सिंप्लीफिकेशंस और आपका जो था स्टैंडर्डाइजेशंस और सिंप्लीफिकेशंस को फॉलो किए थे, तभी यह काम पॉसिबल हो पाया, आई बात समझ में। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा आपको दिख रहा होगा वर्क स्टडी, ठीक है। हमारा FW टेलर ने कुछ सुझाव दिए हैं, ठीक है। FW टेलर ने कुछ सुझाव दिया है। वो क्या सुझाव दिया कि आपको जो काम करते हैं ना, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया, आई बात समझ में। और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमें उन्होंने क्या किया, कुछ सुझाव दिया, आई बात समझ में। एक्सपेरिमेंट की बेस पर हमने कुछ सुझाव दिया। नंबर 1 मेथड स्टडी, ठीक है। कोई भी काम देखिए, अगर एक ही काम को करिएगा तो उस काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके होंगे। एक काम को करने के बहुत सारे अनेकों तरीका हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई आप ही के दृष्टि से पढ़ाई करने में बहुत तरह तरह के काम हो सकते हैं। स्टडी में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो होते हैं वो देख करके रीडिंग डालकर रट मारेंगे, कुछ बच्चे होंगे उसको नोट डाउन करेंगे, कुछ बच्चे नोट डाउन करते हैं, कुछ बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें आपका कोई एक तरीका ऐसा होगा जो एकदम परफेक्ट होगा, आई बात समझ में। उसमें कोई एक ऐसा तरीका होगा जो एकदम परफेक्ट होगा, क्लियर है। तो आपको वही तरीका को अपनाना है, आई बात समझ में। वो हो जाएगा आपका मेथड स्टडी। यानी कि अकॉर्डिंग टू मेथड स्टडी हम बात करें तो कोई भी काम को करने के अनेकों तरीका है, लेकिन उसमें एक तरीका जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एकदम 100% परफेक्ट होंगे। वही तरीका को आपको फॉलो करना है और उसी को, वही मेथड से आपको बार बार प्रोडक्ट्स को तैयार करना है, आई बात समझ में। मोशन स्टडी, देखिएगा मोशन स्टडी का अगर आप बात करिएगा तो क्या होता है कि आपका अगर देखिएगा एक फर्म में अगर बात करिएगा तो एक फर्म में बेसिकली अगर देखिएगा तो एम्प्लॉय जो होते हैं छोटा, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया था धागा बनाने वाला कंपनी में, ठीक है। धागा बनाने वाला कंपनी का हमने एक एग्जांपल दिया था। तो इस एग्जांपल में हमने बताया तो कुछ लोग जो थे मोबाइल चला रहे थे, ठीक है, मोबाइल चला रहे थे। तो इससे बचने के लिए हमारा FW टेलर ने क्या बोला, ठीक है,
FW टेलर ने हमारा क्या बोला कि भैया देखिए आप तो खाली फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर इतना ही देर में हम दूसरे स्टाफ को अगर हम रख दें तो अच्छा काम करने लगेगा। यानी कि FW टेलर ने बोला, क्या बोला, सिंपली बोला, बोलने से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया था, एक फैक्ट्री को विजिट किया था, ठीक है, फैक्ट्री घूमे थे, लगभग 1 से 1.5 महीना तक फैक्ट्री में पर डे आना जाना उनका लगा हुआ रहा था। उसके बाद उन्होंने कुछ बातें ध्यान में रखा था जो कि बोला था वर्क स्टडी में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जैसे कि पहला हमने बताया कि आपको जो था, पहला काम हमने बताया ये आपका मेथड स्टडी। दूसरे बाद फिर उन्होंने क्या देखा कि फर्म में कुछ लोग जो है ना फालतू में घूमते रहते हैं, फालतू में, ठीक है, फालतू में घूमते हैं। तो फालतू का घूमना जो है वो आपका क्या कर रहा था, वह फालतू में घूमना आपका समय जो था, समय को बर्बाद कर रहा था। आई बात समझ में, समय को बर्बाद कर रहा था। तो इस पर कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक था। यानी कि जो फालतू में समय बर्बाद हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा यूजफुल था। यानी कि इसमें अगर आप बात करिएगा तो अनवांटेड वर्क पर कंट्रोल करना था, ठीक है ना। कौन से काम पर, अनवांटेड, जो फालतू में काम हो रहे होंगे उसको कम करना है, नहीं होने देना है। यह जो है मोशन, फालतू में जो गतिविधि हो रहा था वो सब पर नहीं होने देना है। तीसरा अगर बात करें टाइम स्टडी, तो इन्होंने एक जांचा कि अगर हमको कोई टारगेट को अगर फुलफिल करना है, ठीक है, अगर हमको किसी भी टारगेट को अचीव करना है, इस टारगेट को अगर हमको अचीव करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्या बोले, उन्होंने बोला कि एक स्टैंडर्ड टाइम बनाना पड़ेगा। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर ऑफिस वर्क देखिएगा तो आपका क्या होता है, या तो 9 बजे मॉर्निंग AM से लेकर के 4 बजे PM तक होता है, या तो फिर आपका जो है मॉर्निंग में 10 बजे AM से लेकर के 5 बजे PM तक होता है कि नहीं। तो ये जो है आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। यही उन्होंने वर्क स्टडी के माध्यम से प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया कि कोई भी काम को करने के लिए एक निर्धारित समय बना दीजिए कि इतना समय से इतना समय तक काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, फटीग स्टडी। फटीग स्टडी में इन्होंने बोला कि थोड़ा सा मनुष्यों का दर्द को समझा। फटीग स्टडी की अगर बात करें तो इन्होंने क्या बोला, फटीग स्टडी में की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा ह्यूमंस का पेन को समझा, ठीक है। क्या बोला कि ह्यूमन इज ए नॉट ए मशीन, ह्यूमन जो है वह मशीन नहीं है। यह जब लगातार काम करेगा, जब ह्यूमन लगातार काम करेगा तो वह क्या हो जाएगा, टायर्ड फील करेगा। क्या फील करेगा, टायर्ड फील करेगा, यानी कि थका हुआ महसूस करेगा। तो उस केस में उसको रिफ्रेश होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आई बात समझ में, रिफ्रेश होने के लिए क्या कर दिया भैया, उन्होंने लंच का टाइम प्रोवाइड कर दिया। जाओ आधा घंटा 1 घंटा का लंच टाइम होंगे, इसमें आप अपना लंच करें, रिफ्रेश हो जाइए, ताकि आपको काम करने में और अच्छा से मन लगने लगे। आई बात समझ में। तो वर्क स्टडी के माध्यम से हमारा FW टेलर बोले कि वर्क स्टडी में पॉइंट नंबर 4 फटीग स्टडी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि कोई भी काम को करने में जब इंसान ह्यूमन काम करेगा तो भैया टायर्ड तो फील करेगा, और उस टायर्ड से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंच, यानी कि बोलने का मतलब कि ब्रेक दे देना पड़ेगा, समय समय पर आपको ब्रेक देना पड़ेगा। एक कहें कि फर्म में आप अगर काम कर रहे हैं तो 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक, यानी कि 1 घंटा का जो होता है पूरे 1 आवर का ब्रेक मिलता है। आई बात समझ में, 1 घंटा का फटीग स्टडी, ठीक है। यानी कि अगर ऑल ओवर की बात करें हम, तो इन्होंने एक फैक्ट्री विजिट किया। फैक्ट्री विजिट करने के बाद इन्होंने कुछ बातें पर ध्यान दिया। उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। एक्सपेरिमेंट EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्या किया, कंक्लूजन निकाला। वो कंक्लूजन कितने भी तरह के थे, 4 तरह के। नंबर 1 कंक्लूजन मेथड स्टडी, नंबर 2 कंक्लूजन मोशन स्टडी, नंबर 3 कंक्लूजन टाइम स्टडी, और नंबर 4 कैलकुलेशन फटीग स्टडी। मेथड स्टडी के माध्यम से बोले कि कोई भी काम को करने के लिए अनेकों तरीका हो सकता है। आई बात समझ में, कोई भी काम को करने के लिए अनेकों तरीका हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेटर तरीका अपनाना पड़ेगा। आई बात समझ में।
मोशन फालतू का अनवांटेड को रोक देना है, टाइम स्टडी यानी कि निर्धारित समय को डिसाइड कर देना, और फटिंग में यानी कि थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे देना है। आई बात समझ में? एंड आई होप कि आपका वर्क स्टडी जो है पॉइंट जो है वह क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का वर्क स्टडी वाला पॉइंट में इशू नहीं होना चाहिए। अगर इशू है तो आप हमारे कमेंट करिए, या तो फिर आप जो है लाइव सेशन ज्वाइन किए हुए तो आप लाइव चैट्स के माध्यम से भी हमारे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा Do you also wants a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये है जो कि आज का लास्ट टॉपिक भी हो जाएंगे। आई बात समझ में? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। क्या है? डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। इसमें आपको देखिए डिफरेंशियल, यह जो है डिफरेंट शब्द से बना हुआ है, डिफरेंट से। पीस का मतलब अगर बात करें तो ये होता है टुकड़ा, पीस का अगर बात करें तो ये होता है टुकड़ा। वेजेस की बात करें तो ये होता है मजदूरी। ठीक है, सिस्टम का मतलब तो आप जानते हैं। तो देखिए इन्होंने बोला, F.W. टेलर ने बोला कि कोई भी काम को करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको जो है वेजेस देना पड़ेगा। आई बात समझ में? देखिएगा एक बार क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट इन विच efficient and inefficient worker are paid at the different rates। देखिए हमारे फर्म में तरह तरह के बहुत सारे तरह तरह के लोग काम करेंगे। सपोज दैट हमारे फर्म में 20 टाइप्स के लोग थे, जिसमें से 10 पीपल्स ऐसे थे जो बहुत ऑनेस्टली काम करते थे। 10 पीपल जो थे वो टाइम काटते थे, समय गिनते थे। तो देखिए इन्होंने हमारा F.W. टेलर ने क्या बोला? F.W. टेलर ने बोला कि देखिए भैया अगर आपको समय का बचत करना है, ठीक है, समय बचाना है, या और कहने का मतलब कि अगर आपको अपने स्टाफ से सही तरीके से काम कराना तो आप भैया डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम का फॉलो करिए। ठीक है, इसमें क्या बोल करिए? जैसा काम करोगे ना, जैसे काम करोगे, जैसा काम रहेगा वैसा ही दाम मिलेगा। आई बात समझ में? जैसा काम, अगर बोलने का मतलब कि जैसा काम वैसा दाम। अच्छा काम करोगे अच्छा पैसा मिलेगा, खराब काम करोगे खराब पैसा मिलेगा, कम पैसा। खराब पैसा खराब नहीं होता है, कम पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? यानी कि वेजेस, मजदूरी को आपको क्या करना पड़ेगा? उसके एक काबिलियत के अनुसार, इफिशिएंट और इनएफिशिएंट के अनुसार आपको बंटवारा करना पड़ेगा। टेलर हैज सजेस्टेड 2 टाइप्स ऑफ वेजेस इन सिंपलर फॉर्म। 2 तरह के, ठीक है ना, इन्होंने 2 तरह का पीस वेजेस सिस्टम बताया था। एक हायर, एक अच्छा दाम जो इफिशिएंट वर्कर्स को मिलना चाहिए, जो अच्छे काम करेंगे, और दूसरा लोअर वेजेस जो इनएफिशिएंट वर्कर को मिलेंगे, यानी कि अच्छा काम नहीं करता वैसे लोगों को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इनएफिशिएंट की अगर बात करिए लोअर वेजेस, ठीक है, तो इस पर भी आपको एक बात पर ध्यान देना। हायर आप जितना, ये हायर जो आप शब्द देख रहे हैं, इसमें आप जितना हायर चले जाइए, आप एक दिन में 10,000 प्लस दीजिए ना मजदूर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोअर में आपको एक बात पर ध्यान देना है कि हमारा जो है एक सोसाइटी ने, हमारा एक एक्ट है जिसके तहत, देखिए उसका नाम एग्जैक्टली क्या है वो हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसके तहत जो है क्या है, एक रेट डिसाइड किया गया है। ठीक है, रेट, ठीक है, उस रेट से बिलो हम नहीं वेजेस दे सकते हैं। आई बात समझ में? सपोज मान के चलिए कि एक रेट हुआ कि 300, ठीक है, 300 एक रेट हुआ, तो ये पर डे का हिसाब से 300 रुपये से हम उसको कम नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी खराब काम क्यों ना करे। आई बात समझ में? अगर देखिए इससे कम देंगे तो यहाँ पर हमारे पास, अगर इससे हम कम देंगे, ठीक है, यानी कि मिनिमम जो है, मिनिमम वेजेस सिस्टम, ठीक है, वेजेस रेट के माध्यम से, अगर मिनिमम वेजेस रेट यानी कि न्यूनतम मजदूरी दर के माध्यम से अगर दृष्टि से देखते हैं, तो अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को कम पैसा दीजिएगा ना, तो आपके साथ 2 इशू हो सकते हैं, 2 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 1 क्या प्रॉब्लम होगा आपको
कि सबसे पहला अगर देखेगा कि अरे ये आदमी तो हमको कम पैसा देता है, तो चलो इसका फर्म को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आपका फर्म को सबसे पहले आपका फर्म जो है आपका फर्म को छोड़ देगा, छोड़ सकता है। अगर नहीं भी छोड़ा तो दूसरा समस्या आपका क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम क्या होंगे, आपका डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम के माध्यम से हमारा गवर्नमेंट ने एक्ट ने डिसाइड किया है मिनिमम प्राइस। ठीक है, जैसे कि आई थिंक कुछ समय पहले 70 से 80 के बीच में थे पर डे के हिसाब से, इससे आपको कम नहीं देना है। ठीक है, रिसेंटली का नहीं बता रहे, रिसेंटली का मुझे सर्च करना पड़ेगा, और अगर आप लोग बोलिएगा तो हम सर्च करके हम आपको मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे और उस कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, तो ये 70 से 80, सपोज डैट कि 70 से 80 के नीचे, यानी कि एक दिन में एक मजदूर का पैसा जो है आप 70 से 80 रुपया के अगर नीचे दीजिएगा तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है, केस हो सकता है। आई बात समझ में, ये होता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि 70 से 80 रुपया, सपोज डैट हमने एक आदमी से काम करवाया अपना ऑफिस से, अपना ऑफिस से अपने घर तक। ठीक है, हमने अपना ऑफिस से अपने घर तक एक ये क्या बोलते हैं, चेयर को हमने घर लेकर के जाने को बोला, तो क्या उसको डिफरेंशियल पिच वेजेस के सिस्टम के अकॉर्डिंग यानी कि 70 से 80 रुपया से ऊपर हम उसको पे करें, जबकि हमारा डिस्टेंस जो था मुश्किल से मान के चलिए कि 50 to 100 मीटर का था, तो 50 to 100 मीटर्स का था, इसी के लिए 70 से 80 रुपया पे करें, या जो भी नॉमिनल चार्जेस होंगे यानी कि 20 रुपया 50 रुपये से काम चल जाएगा। तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं है। आपको अगर एक दिन यानी कि 1 वर्किंग डे, जैसे कि हमने बताया था, अगर 9 बजे से AM से स्टार्ट करते हैं तो आपका 4 बजे तक PM तक, या तो फिर आप अगर 10 बजे से स्टार्ट करते हैं, 10 बजे AM से स्टार्ट करते हैं तो आपका 5 बजे तक। ठीक है, मे भी ये थोड़ा सा ये सब चेंजेस हो सकते हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखना है। ठीक है, तो आपका जो भी डिसाइड किया गया है यानी कि वर्किंग टाइम जो आपने डिसाइड कर रखा है आपका फर्म का, वर्किंग टाइम से अगर आप वर्किंग टाइम में पूरे, अगर वर्किंग टाइम को अगर आप पूरे काम करवाते हैं, यानी कि आपके फर्म में जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपके फर्म में जितने भी लोग हैं, जितने भी समय हैं, वो सभी समय अगर आप काम करवाइएगा तो आप जो है वह मिनिमम रेट से नीचे नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में, वह मिनिमम रेट से 70 से 80 के बीच में आप नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? अब चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है कि टेलर जो थे, यहाँ देखिएगा, टेलर classified the worker as efficient or inefficient on the basis of their performance। इन्होंने अपना परफॉर्मेंस यानी कि वर्कर का परफॉर्मेंस के अनुसार, ठीक है, वर्कर का परफॉर्मेंस के अनुसार इन्होंने कितने कैटेगरी डिवाइड किया था, इन्होंने 2 कैटेगरी डिवाइड किया था। ठीक है ना, एक कैटेगरी था इफिशिएंट यानी कि जो होंगे आपका काम सही ढंग से करने वाले होंगे, और दूसरा कैटेगरी इन्होंने डिसाइड किया था इनएफिशिएंट यानी कि काम को सही तरीका से नहीं करते होंगे। आई बात समझ में? अगर सही तरीका से करें तो ज़्यादा पैसा दो भाई, उसको मेहनत कर रहा है, अगर सही तरीका से नहीं काम कर रहा है तो कम पैसा दो उसको। आई बात समझ में? और इस तरह से आज का आपका क्लास जो है वह भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वह क्या देखेंगे, हेनरी फयोल के बारे में देखेंगे। हेनरी फयोल कौन थे? आई बात समझ में? और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या प्रिंसिपल्स रखा था। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डू यू ऑल्सो वॉन्ट्स अ गुड कॉमर्स टीचर? डू यू वॉन्ट टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.